नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित पेट परीक्षा 2022 के लिए जारी श्रृंखला के अंतर्गत आज के इस पाठ में आप मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल साम्राज्य को कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार आपका मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य, इसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बाबर का पूरा नाम क्या था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो आपका सही जवाब होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बाबर ने अपने आप को बादशाह कब घोषित किया था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब डाली। तो आपका सही जवाब होगा 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था और पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। तो आपका सही जवाब होगा 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा कौन सा नारा दिया गया। तो आपका सही जवाब होगा खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया। देखिए, इस प्रश्न को इस तरह भी पूछा जाता है कि बाबर द्वारा जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया। तब आपका जवाब होगा खानवा के युद्ध में। और खानवा का युद्ध कब हुआ? 16 मार्च 1527 को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि खानवा के युद्ध में जो कि बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, उसमें कौन पराजित हुआ था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? राणा सांगा पराजित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का मतलब क्या हुआ? काफिरों को मारने वाला। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि घाघरा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ। तो आपका सही जवाब क्या होगा? घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ और इसमें कौन विजयी हुआ? बाबर हुआ। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था। तो याद रखिएगा, बाबर का अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध था, जो कि बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और युद्ध कब हुआ था? 5 मई 1529 को। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में किन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। अब यहां पर देखिए दो बातें आती हैं। एक तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है और उस आत्मकथा में किन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख हुआ। तो सबसे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? बाबर की आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी, या इसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि इसमें विजयनगर और दूसरा मेवाड़, इन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख बाबर की आत्मकथा में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा बाबरनामा का किस भाषा में रूपांतरण करवाया। तो सही जवाब क्या होगा? अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में रूपांतरण कराया था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी है, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है और अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना से उसी बाबरनामा को फारसी भाषा में रूपांतरित करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ और कब हुआ। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। यानी किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर शाह के बीच। और इसमें पराजित कौन हुआ था? हुमायूं। यानी हुमायूं को शेर शाह ने पराजित कर दिया था। और एक बात और याद रखिएगा, इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। किस युद्ध में? चौसा का युद्ध, जो कि 26 जून 1539 को हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कन्नौज और बिलग्राम, यानी कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ था। तो आपका सही जवाब क्या होगा? 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और याद रखिएगा, इस युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा था। और एक बात और याद रखिएगा, इसी युद्ध के बाद विवश होकर एक निर्वासित के तौर पर इधर उधर भटकना पड़ा। किसको? हुमायूं को। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ और इसका क्या परिणाम हुआ। तो याद रखिएगा, सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 को हुआ और इसमें विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः अपने खोए हुए राज्य को पाने का अवसर
दिया। यानी जब सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने विजय प्राप्त की तो उससे हुमायूं का जो खोया हुआ राज्य था वो क्या हुआ, वापस हुआ। और ये सरहिंद का युद्ध कब हुआ, 22 जून 1555 को। यानी आपने यहाँ पर हुमायूं के जो घटनाक्रम है उसको एक क्रमवार देखा कि हुमायूं का किस प्रकार राज्य गया और उसने किस प्रकार वापस पाया। यानी आपने चौसा का युद्ध देखा 26 जून 1539 को, फिर कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध देखा 17 मई 1540 को। उसके बाद देखा कि कैसे सरहिंद के युद्ध में 22 जून 1555 को हुमायूं ने फिर से अपना खोया हुआ राज्य वापस लिया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। तो आपका सही जवाब क्या होगा, शेर शाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने शुद्ध चांदी का रुपया जो कि 178 ग्रेन का और तांबे का दाम यानी जो कि 380 ग्रेन का था चलाया था। तो अभी आपने ऊपर के प्रश्न में पढ़ा था शेर शाह ने चलाया था। यहां पर आपको जो चांदी का रुपया है वो कितने का है, 178 ग्रेन, और तांबे का दाम ये 380 ग्रेन का। अगला देखिए, पूछ रहा है कि रुपया और दाम का विनिमय दर क्या था। तो याद रखिएगा 1/64, यानी रुपया और दाम के बीच जो विनिमय दर था वो 1/64 था। और रुपया किसका बना था, चांदी का, और दाम तांबे का, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली के दीन पनाह में 1565 से 1572 में करवाया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा, हाजी बेगम ने। यानी हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली के दीन पनाह में 1565 से 1572 में करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों को शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर क्या कहा था। तो याद रखिएगा उन्होंने कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। ये शेर शाह सूरी ने कहा था मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से प्रभावित होकर। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर किसका मकबरा बना है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, शेर शाह का। यानी शेर शाह का मकबरा बिहार के शाहाबाद के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो आपका सही जवाब क्या होगा, शेर शाह सूरी। यानी दिल्ली में स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था। और याद रखिएगा यहां पर किला, एक कुहना मस्जिद और शेर मंडल आदि भवन शेर शाह द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कृषकों की मदद के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो आपका सीधा जवाब होगा शेर शाह द्वारा कृषकों की मदद के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने सर्वप्रथम कचवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। यानी आंसर क्या होगा, अकबर ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वो पहला राजपूत राजा कौन था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो याद रखिएगा बिहारी मल, जिनको भारमल के नाम से आप जानते हैं, ये पहले राजपूत राजा थे जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस राजा ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। तो आपका सही जवाब होगा अकबर ने सूफी संत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन। अगला प्रश्न है, माहम अनगा के किस पुत्र को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। तो आपका सही जवाब होगा अधम खां। यानी अधम खां किसका लड़का था, माहम अनगा का। और 1562 में अब अकबर ने स्वयं उसको मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका वो कौन थी जिसने अकबर के आक्रमण जो कि 1564 ईस्वी में हुआ, इसके फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली थी। तो उनका नाम था दुर्गावती। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में क्या इसका उद्देश्य था। तो याद रखिएगा हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अकबर ने किस सन में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। तो याद रखिएगा अप्रैल 1576 में अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। अगला प्रश्न देखिए,
पूछ रहा है कि राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके किस पुत्र ने 1615 ईस्वी में जहांगीर के साथ संधि कर ली थी? तो उनका नाम है राणा अमर सिंह। यानी राणा अमर सिंह राणा प्रताप के पुत्र थे और उनकी मृत्यु के बाद 1615 में जहांगीर के साथ संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिएगा, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत किसने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था? तो वो शासक कौन था? अकबर। याद रखिएगा, कई बार मैचिंग में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है या डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस सन में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया? तो 1562 में। तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया? 1563 में। और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अकबर ने कब घोड़े को दागने की प्रथा को पुनः प्रचलन में लिया जिससे कि सेनापति अपने घोड़े को न बदल सके? तो ये प्रथा 1573 में अकबर के द्वारा पुनः चालू की गई। कौन सी प्रथा? घोड़े को दागने की प्रथा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1574-75 में अकबर द्वारा कौन सी व्यवस्था शुरू की गई जिसके आधार पर सैनिक संगठित किए गए? तो वो थी व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था। यानी कंक्लूड क्या करेंगे कि 1574-75 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की थी जिसके आधार पर सैनिक को संगठित किया जा सका। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो किस प्रणाली पर आधारित थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुगल मनसबदारी प्रणाली कहां से ली गई थी? तो आपका जवाब होगा मध्य एशिया से। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासन काल के किस वर्ष में प्रारंभ की थी? तो याद रखिएगा, 11वें वर्ष में प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अकबर के शासन काल में भू राजस्व वसूलने के लिए कौन सी प्रणाली प्रचलन में थी? तो आपका सही जवाब होगा जब्ती प्रणाली। यानी भू राजस्व को वसूलने के लिए जो जब्ती प्रणाली थी वो किसके शासन काल में प्रचलन में आई? तो अकबर के शासन काल में। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर मुगल शासकों के वास्तविक नाम और उनकी उपाधि का एक चार्ट दिया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसको जरा आप देखिए। इसमें जो सबसे पहले शासक का नाम लिखा है वो है बाबर। बाबर की उपाधि क्या थी? बादशाह, मिर्जा और गाजी। इसी प्रकार हुमायूं की उपाधि क्या थी? नासिरुद्दीन मोहम्मद। अकबर की यहां पर इसका पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, बादशाह गाजी। अगला है जहांगीर। जहांगीर ने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, बादशाह गाजी। वही बात करें शाहजहां की, तो शाहजहां की अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन और मोहम्मद साहिब किरण ए सानी। ये किसके लिए? शाहजहां के लिए। अगर औरंगजेब की बात की जाए तो अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब और बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि। अगला देखिए, मोहम्मद मुअज्जम ने बहादुर शाह, मुइजुद्दीन ने जहांदार शाह, अजीजुद्दीन ने आलमगीर दुती, अली गौहर शाह आलम दुती, रफी उद्दौला शाहजहां दुती और रोशन अख्तर मोहम्मद शाह। याद रखेंगे, यहां से सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आप इसको यहां पर पॉज करके एक दो बार इसको रिवाइज कर लेंगे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसके शासन में 24वें वर्ष यानी 1580 ईस्वी में आईने दहसाला यानी जिसको आप टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं, इस नाम की एक नई कर प्रणाली को शुरुआत किया था और यह मुगल कानून व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अकबर के शासनकाल। यानी इसको आप कैसे कंक्लूड करेंगे कि अकबर के शासनकाल में 24वें वर्ष यानी 1580 ईस्वी में एक नई कर व्यवस्था शुरू की गई जिसका नाम था आईने दहशाला। यानी इसको आप टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जान सकते हैं। ये मुगलकालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान करने में सहायक हुई। और याद रखिएगा, ये जो आईने दहसाला यानी टोडरमल बंदोबस्त प्रणाली थी, ये इसके जो वास्तविक प्रणेता थे वो कौन थे? टोडरमल। इसीलिए इसका नाम टोडरमल बंदोबस्त भी रखा गया। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अकबर कालीन जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसमें जो दहसाला पद्धति थी उसको किस नाम से और जाना जाता था? तो इसको बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। या तो आप इसको दहसाला पद्धति कहिए या बंदोबस्त व्यवस्था कहिए, ठीक है, या तो आप इसको टोडरमल बंदोबस्त व्यवस्था कहिए। अगला देखिए, पूछ रहा है कि किसके समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया है? तो याद रखिएगा, जहांगीर का समकालीन था। यानी जो मोहसिन फानी था वो जहांगीर का समकालीन था और मोहसिन फानी ने एक रचना लिखी जिसका नाम क्या था? दबिस्तान ए मजाहिब।
और इसमें पहली बार दीन ए इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया गया। क्लियर हो गया होगा आपको। अगला देखिए, पूछ रहा है कि तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि फारसी ब्राउन ने उसे क्या कहा? तो आपका सही जवाब क्या होगा? स्थापत्य कला का मोती। यानी स्थापत्य कला का मोती की तुलना तुर्की सुल्तान के महल से किसने किया था? तो पर्सी ब्राउन ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अकबर ने 1582 में किसकी स्थापना की थी? तो याद रखिएगा, तौहीद ए इलाही या इसको दीन ए इलाही, इसकी स्थापना किसने की थी? अकबर ने। कब? 1582 में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ये जो नवीन संप्रदाय चलाया गया था, इसका प्रधान पुरोहित कौन था? तो याद रखिएगा, अबुल फजल। अबुल फजल को दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित बनाया गया था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि हिंदुओं में केवल किसने इसको स्वीकार किया था? यानी दीन ए इलाही को हिंदुओं में केवल किसने स्वीकार किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बीरबल ने। अगला देखिए, यहां पर मुगल कालीन साहित्य ग्रंथ है और उनके लेखक के बारे में दिया गया है। इसमें सबसे पहला है बाबर नामा। इसके लेखक कौन है? बाबर है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। अकबर नामा अबुल फजल द्वारा। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा। पादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा। खुलासत उत तवारीख किसके द्वारा? सुजान राय के द्वारा। फिर रिपीट कर रहा हूं, खुलासत उत तवारीख सुजान राय के द्वारा। इसी प्रकार फुतुहात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर द्वारा। नुक्शा ए दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी द्वारा। और तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई थी। इनको याद रखेंगे, ये कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने किस राजकवि की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अकबर ने फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और फैजी अकबर के दरबार में एक राजकवि थे। अगला देखिए, पूछ रहा है कि अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का किस नाम से फारसी में अनुवाद किया गया और वो उसमें किन विद्वानों ने यह प्रयास किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पहले प्रश्न का जवाब क्या होगा कि अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज्म नामक नाम से फारसी में अनुवाद हुआ। और इसमें कौन से विद्वानों ने भाग लिया? नकीब खां, बदायूनी और फैजी। याद रखेंगे, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बदायूनी ने किसका, फैजी ने किसका और अबुल फजल ने किसका फारसी में अनुवाद किया था? तो याद रखिएगा, बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का और अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अकबर के दरबार में वो प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था। और याद रखिएगा, अकबर ने उसको कौन सी उपाधि दी थी? जरी कलम की उपाधि। यानी यहां पर दो प्रमुख बात है कि जो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ता थे उसमें सबसे प्रमुख कौन था? तो कश्मीर का मोहम्मद हुसैन। और अकबर ने उसको कौन सी उपाधि दी थी? जरी कलम की। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वो जैन साधु कौन था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा और जिसे अकबर ने उपाधि भी दी थी? वो कौन सी उपाधि थी? तो याद रखिएगा, हरि विजय सूरी। ये एक जैन साधु थे जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहे और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुगल दरबार के एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, उनको कौन सी उपाधि थी? उनको युग प्रधान की उपाधि थी। तो याद रखेंगे यहां पर हरि विजय सूरी को, जो कि एक जैन साधु थे, जगत गुरु की उपाधि थी। और मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान थे जिनका नाम जिन चंद्र सूरी था, उनको युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुगल कालीन किस विद्वान ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अकबर के दरबार में जो कुछ प्रमुख सुधार हुए थे वो किस वर्ष हुए थे? इसका भी जिक्र आपकी परीक्षा में किया जाता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे। इसमें जो सबसे पहला दिया गया वो है दास प्रथा का अंत। ये आप पढ़ भी चुके हैं। दास प्रथा का अंत 1562 में। तीर्थ यात्रा की समाप्ति कर मतलब वो तीर्थ यात्रा पर लगने वाला कर जिसको समाप्त किया अकबर ने 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। इबादत खाने की स्थापना 1575, महत्वपूर्ण है। मजहर की घोषणा 1579 में और दीन ए इलाही की घोषणा 1582 में। ये सभी सुधार अकबर के समय में हुए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच, जो कि 1583 से 1586 के बीच ये फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किस वर्ष इबादत खाने की स्थापना की और उसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में
1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की और इसका उद्देश्य दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद। यहां एक बात और याद रखेंगे कि 1578 में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया था। यानी यहां पर आपको दो बातें याद रखनी है। 1575 में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की, उद्देश्य था दार्शनिक और धार्मिक विचारों पर वाद विवाद। और 1578 में सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुगल बादशाह और उनके मकबरे। अगर पूछा जाए बाबर का मकबरा कहां पर है तो काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का मकबरा आगरा के समीप एक स्थान है जिसका नाम है सिकंदरा, वहां पर है। जहांगीर का लाहौर के शाहदरा में, और शाहजहां का मकबरा कहां पर है आगरा में। औरंगजेब का मकबरा कहां पर है दौलताबाद औरंगाबाद में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस शासक ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए 1579 में मजहरनामा की घोषणा की थी। तो आपका सही जवाब क्या होगा अकबर ने। यानी अकबर ने सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए मजहरनामा की घोषणा कब की थी 1579 में, यानी 1579 में। अगला देखिए, पूछ रहा है कि मजहरनामा किसने तैयार किया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने मजहरनामा तैयार किया था। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि मजहर को किसने अचूक आज्ञा पत्र कहा था। तो आपका सही जवाब क्या होगा स्मिथ और वुल्जले हेग ने मजहर को अचूक या आज्ञा पत्र कहा था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मजहर जारी करने के बाद अकबर ने किसकी उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि मजहर जारी करने के बाद अकबर ने धारण की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आगरा के किले में किस वर्ष जहांगीर ने राज्याभिषेक करवाया और कौन सी उपाधि धारण की थी। तो याद रखिएगा आगरा के किले में 1605 में जहांगीर ने राज्याभिषेक कराया और नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कौन सी प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। तो याद रखिएगा दू अस्पा एवं सिंह अस्पा, यह प्रथा किसने चलाई थी जहांगीर ने, दू अस्पा और सिंह अस्पा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चित्तौड़ की संधि किसके बीच और कब हुई थी। तो आपका सही जवाब होगा 1615 में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के बीच चित्तौड़ की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर प्रमुख स्थापत्य स्थल और उनके निर्माणकर्ता और वर्ष की लिस्ट है। यहां पर सबसे पहला दिया आगरा फोर्ट, यानी आगरा का किला किसके द्वारा निर्मित अकबर द्वारा 1565 से 1573। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा 1571 से 1585। चार मीनार कुली कुतुब शाह 1591 ईस्वी में। निशात बाग आसिफ खान द्वारा 1635 ईस्वी में। ताजमहल शाहजहां द्वारा 1631 से 1648। जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा 1650 से 1656 ईस्वी। लाल किला शाहजहां द्वारा 1638 से 1648 ईस्वी के बीच। और हवा महल जो कि जयपुर में है सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जहांगीर के दरबार में आगरा में वो कौन सा दूत था जिसको ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का अंग्रेज राजदूत बनाकर भेजा गया और मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था। तो उसका नाम क्या था विलियम हॉकिंस। और ये कब आया तो 1608 से 1611 के बीच में आया। यहां पर 1608 में आया और 11 तक ये चला गया था। नाम क्या था विलियम हॉकिंस। और ये किसके दरबार में आया जहांगीर के दरबार में आया था। और किस राजा ने भेजा था जेम्स प्रथम ने भेजा था। और याद रखिएगा कि मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला यह प्रथम अंग्रेज था। अगला देखिए, पूछ रहा है कि जहांगीर के दरबार में दूसरा शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में आया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा सर थॉमस रो के नेतृत्व में। और ये जहांगीर से कहां मिला था तो ये जहांगीर से अजमेर में मिला था। और वहीं विलियम हॉकिंस कहां मिला था तो आगरा के दरबार में जहांगीर से मिला था। ये भी प्रश्न पर्टिकुलर पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जहांगीर ने हॉकिंस को कौन सी उपाधि देकर सम्मानित किया था। तो याद रखिएगा जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनियाई की एक स्त्री के साथ उसका विवाह भी करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पीटर मुंडी कहां का यात्री था और किसके समय में आया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था और शाहजहां के समय में भारत आया था। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार थे किसके दरबार से संबंधित हैं। तो आपका सही जवाब होगा उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जहांगीर ने उन दोनों को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था। तो आपका सही जवाब क्या होगा उस्ताद मंसूर को सम्राट जहांगीर ने नादिर उल
असर और अबुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि इन दोनों में पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार कौन था? तो उस्ताद मंसूर। और व्यक्ति चित्र में महारत किसको हासिल थी? तो अबुल हसन को। ये पर्टिकुलर प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए, तो याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखिए कि जो जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी थी, इसको किस भाषा में उसने लिखा था? तो याद रखिएगा फारसी भाषा में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एतमादुल्ला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो याद रखिएगा एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 1628 के मध्य अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया था। और याद रखिएगा यह पहली कृति थी जो पूर्णतः संगमरमर की बनी थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर है? तो आपका सही जवाब होगा फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहां पर है? तो आपका जवाब क्या होगा? दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लाडली बेगम शेख अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। यानी आपको क्या पता चला? जो लाडली बेगम थी वो शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, और उसकी शादी किसके साथ हुई थी? जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि महावत खां ने किस वर्ष जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो याद रखिएगा 1626 में महावत खां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1592 में कहां पर शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? लाहौर में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यहां पर कुछ मुगल शासक हैं और उनके प्रसिद्ध नाम दिए गए हैं, जैसे औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से, याद रखिएगा जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से, फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से, रफी उद दर्जात को कठपुतली शासक के तौर पर, मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से, इसी प्रकार बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर के नाम से, और बहादुर शाह द्वितीय को जफर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। किसकी माता की बात हो रही है? तो याद रखिएगा ये जो चार्ट अभी आया था मुगल शासक और प्रसिद्ध नाम का, उसके पहले आपने पढ़ा था कि 1592 में लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। तो उन्हीं की माता कौन थी? मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। याद रखिएगा शहजादा खुर्रम का मतलब शाहजहां की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1612 में आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ। किसका विवाह? शाहजहां का। और आगे चल के अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल के नाम से जाना जाना। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1628 में किसने अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा था? तो याद रखिएगा शाहजहां। इसी को शहजादा खुर्रम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? शाहजहां के द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में शहजादे दारा सिको ने सिर ए अकबर के शीर्षक के साथ किया था? तो याद रखिएगा शाहजहां के शासनकाल में। यानी शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शहजादे दारा शिको के द्वारा किस शीर्षक से कराया गया था? सिर ए अकबर के नाम से। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसको उसकी सहिष्णुता और उदारता के कारण लेन पुल ने लघु अकबर कहा था? तो याद रखिएगा दारा शिको को। यानी दारा शिको को लघु अकबर की संज्ञा किसने दी? तो लेन पुल ने दी थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शाहजहां ने दारा शिको को कौन सी उपाधि दी थी? तो शाह बुलंद इकबाल की उपाधि शाहजहां ने दारा शिको को दी थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? शाहजहां ने सिजदा को समाप्त किया था, जिसको किसने प्रारंभ किया था? बलबन द्वारा। और यह कैसी प्रथा थी? ईरानी दरबारी प्रथा थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वो कौन सा मुगल बादशाह था जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? औरंगजेब। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 15 अप्रैल 1658 को मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा औरंगजेब और दारा सिको के बीच धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को युद्ध हुआ था। और यह धर्मत कहां पर है? मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सामूगढ़ का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं
और दारा शिकोह के मध्य हुआ था और इसमें दारा शिकोह पराजित हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो याद रखिएगा उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई का युद्ध था। अगला प्रश्न है 1686 में बीजापुर पर और 1687 में गोलकुंडा पर किसके द्वारा आधिपत्य स्थापित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा औरंगजेब द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तब भी आपका जवाब होगा औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है किसके शासनकाल में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। यानी जितने हिंदू सेनापति थे उसमें आधे से अधिक मराठे थे। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है किसके काल में यह अनुपात 22.5% रहा और किसके शासनकाल में यह प्रतिशत 22.4% रहा? तो याद रखिएगा अकबर के शासनकाल में 22.5% और शाहजहां के शासनकाल में 22.4%। शासनकाल में कुल जो सेनापति थे वो हिंदू थे और सबसे ज्यादा किसके में थे हिंदू? 31.6% औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है किसके शासनकाल में जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की गई थी, लेकिन फिर से उसको पुनः किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा जब आप अकबर पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि जजिया कर को अकबर ने समाप्त किया था, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में यानी 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः प्रारंभ किया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1651 से 1661 में कराया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? औरंगजेब ने। यानी औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया 1651 से 1661। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है और इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा जो औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया था, इसी को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है और औरंगाबाद का मकबरा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मेहरुनिसा कौन थी? तो याद रखिएगा मेहरुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि औरंगजेब ने किसे साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी? तो याद रखिएगा औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो आपका सही जवाब होगा औरंगजेब के द्वारा। अगला प्रश्न है मुहत्सिब मुगल प्रशासन में कौन था? तो आपका सही जवाब होगा मुगल प्रशासन में मुहत्सिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक अन्य स्थान पर बसाया गया, उस स्थान का नाम क्या रखा गया? तो आपका सही जवाब होगा शैतानपुरी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत कितने वर्ग थे? तो आपका जवाब होगा 33 वर्ग थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके शासनकाल के 40वें वर्ष में जात और सवार जैसी दोहरी व्यवस्था को लागू किया गया? तो याद रखिएगा अकबर ने 40वें वर्ष में जात और सवार जैसी दोहरी व्यवस्था को लागू किया। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द का क्या अर्थ है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत कौन लाया था? तो याद रखिएगा पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस शासक के द्वारा राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? अकबर द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रुपया किसका सिक्का होता था? तो याद रखिएगा चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था और दाम को क्या कहा जाता था? किस सिक्के को? तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था और इसको किसने चलाया था? दाम को अकबर द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुगल शैली का प्रारंभ किस क्षेत्र में? चित्रकला के क्षेत्र में। यानी चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो आपका सही जवाब होगा हुमायूं द्वारा। यहां आप गलत नहीं करेंगे, आप इसका जवाब जहांगीर नहीं लिखेंगे। चित्रकला का जो उत्कृष्ट कार्यकाल है वो जहांगीर का है, लेकिन यहां पूछ रहा है कि चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ, तब आपका जवाब होगा हुमायूं द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया, इसमें सर्वप्रथम कौन है? तो दास्तान ए अमीर हमजा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसका शासनकाल है? इसी बात की मैं चर्चा अभी पिछले प्रश्न में कर रहा था।
ये प्रश्न पूछा जाए कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कौन है, तब आपका जवाब होगा जहांगीर। और यदि पूछा जाए कि चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तब आपका जवाब होगा हुमायूं। ये पढ़ते समय ये फैक्ट जब उजागर नहीं होते हैं तभी अमूमन गलती हो जाती है, लेकिन अब गलती नहीं होने दी जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगाई थी, तो आपका सही जवाब होगा औरंगजेब। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके शासनकाल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गई, तो आपका सही जवाब होगा औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है। पूछ रहा है कि वो कौन सा शासक था जो संगीत विरोधी भी था, उसके बावजूद एक कुशल वीणा वादक था, तो आपका सही जवाब क्या होगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा राग है जो प्रातःकालीन गाया जाता है, तो आपका सही जवाब होगा तोड़ी राग, प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्र की संख्या 5 थी और वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे, और इनके शिष्य अनेक थे, जिसमें तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल ये थे, तो आपका सही जवाब कौन होगा, हरिदास संप्रदाय। यानी हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्र की संख्या 5 थी और ये गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे, और इनके शिष्य कौन थे, तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक और मदन लाल। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है किसके शासन काल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे, तो शासनकाल किसका था, अकबर का। और ये किसके प्रमुख गायक थे, ध्रुपद गायक थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तानसेन अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था, उसका मूल नाम क्या था, तो याद रखिएगा तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी, तो याद रखिएगा कंठभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जहांगीर के दरबार में एक प्रमुख संगीतज्ञ कौन था, तो विलास खां। यानी ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है इस तरह भी कि विलास खां किसके दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था, तब आपका जवाब होगा जहांगीर के शासनकाल का। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में किस मदरसे की स्थापना कराई थी, तो आपका सही जवाब क्या होगा, माहम अनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल या खैर उल मंजिल की नामक मदरसे की स्थापना कराई, जिसको मदरसा ए बेगम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यहाँ पर कुछ मुगलकालीन लेखक हैं और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, जैसे निजामुद्दीन अहमद तबकात ए अकबरी, तारीख ए शेरशाही किसके द्वारा, तो अब्बास खां सरवानी के द्वारा, ताजुल मासिर किसके द्वारा, हसन निजामी के द्वारा, आलमगीर नामा ये मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा, चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा, और इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतमिद खां के द्वारा लिखी गई थी। याद रखिएगा ये परीक्षा में कई बार पूछी गई है और ये काफी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण पुस्तक है, इनके लेखक के नाम आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अब्दुल हमीद लाहौरी किसके शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था, तो याद रखिएगा अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। और याद रखिएगा अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी पुस्तक पातशाहनामा में जहांगीर कालीन इतिहास का वर्णन किया है। यानी पातशाहनामा किसकी पुस्तक है, अब्दुल हमीद लाहौरी की, और इसमें वर्णन किसका है, तो शाहजहां के शासन काल का। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 63 वर्षीय कौन से पुत्र ने शासन ग्रहण यानी सत्ता संभाली, तो आपका सही जवाब क्या होगा, मुअज्जम, जिसको शाह आलम के नाम से जाना जाता है, इसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली थी। देखिए यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न तो ये पूछा जाता है अधिकतर कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तब आपका जवाब क्या होगा 1707 ईस्वी में। और दूसरी बात कि औरंगजेब के किस पुत्र ने सत्ता संभाली थी, तो मुअज्जम ने, जिसको शाह आलम भी कहते हैं, और किस नाम से, तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से। और ये कितने वर्ष का था उस समय, तो ये 63 वर्ष का था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, तब आपका जवाब होगा मुगल शासक मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक। अगर ये पूछा जाए कि मयूर सिंहासन किसके द्वारा बनवाया गया था, तब आपका जवाब होगा शाहजहां। ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल कब से कब तक है और उसका वास्तविक नाम क्या था, तो आपका सही जवाब होगा शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 के बीच, और इसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अगला प्रश्न है, मुगलों की राजभाषा क्या थी, तो फारसी थी। अगला प्रश्न है, नस्तालीक ये कौन सी लिपि है, तो ये एक फारसी लिपि है, नाम क्या है, नस्तालीक।
और ये मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कौन से मुगल बादशाह ने नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। तो याद रखिएगा, मुगल बादशाह औरंगजेब जो था वो नस्तालीक और शिकस्त लिखने में निपुण। अगला प्रश्न है, अजमेर के किशनगढ़ रियासत के वो कौन से राजा थे जिनका वैष्णव उपनाम नागरी दास था, अर्थात राधा का सेवक था। तो याद रखिएगा, उन राजा का नाम क्या था? राजा सावंत सिंह। यानी राजा सावंत सिंह जो 17वीं और 18वीं सदी के थे, अजमेर के किशनगढ़ रियासत के राजा थे। उनका वैष्णव नाम क्या था? नागरी दास, यानी राधा का सेवक। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रामचंद्रिका और रसिक प्रिया जो कि हिंदी कविता थी, ये रीतकाल के किस कवि की रचनाएं हैं? तो याद रखिएगा, केशवदास की। और केशवदास का ड्यूरेशन क्या है? 1555 से 1617। और केशवदास की हिंदी कविता संग्रह क्या है? रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। और केशवदास जो कवि थे ये किस काल के थे? तो रीतिकाल के थे। इतने प्रश्न यहां से बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चौथे गुरु जिनके समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की थी जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। तो याद रखिएगा, सिखों के चौथे गुरु थे रामदास, जिनको मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघा भूमि दी थी जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी शामिल था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सिखों के पांचवें गुरु कौन से थे जिन्होंने 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव थे जिन्होंने 1604 में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राजकुमार खुसरो की सहायता से जहांगीर ने किसको फांसी पर चढ़वाया? तो याद रखिएगा, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को राजकुमार खुसरो की सहायता से जहांगीर ने फांसी पर चढ़वाया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गुरु अर्जुन देव ने किस नगर को बसाया था? तो याद रखिएगा, तरन तारन और करतारपुर नामक नगर गुरु अर्जुन देव द्वारा बसाया गया था। और इनके द्वारा जो प्रथा चलाई गई थी उसका नाम क्या था? मसनद प्रथा। यानी मसनद प्रथा किसके द्वारा चलाई गई? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। और इसमें क्या था? इसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सिख संप्रदाय में आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के कितने गुरुओं का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा, इसमें सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों, कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास के उपदेशों को इसमें समाहित किया गया है। यानी ऐसे भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिखों के 6 गुरु, अनेक हिंदू भक्त, कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास के उपदेशों का सम्मिलन किस ग्रंथ में किया गया है? तो याद रखिएगा, सिख संप्रदाय का ग्रंथ आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब में इनका संकलन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि यहां पर सिखों के जो गुरु हैं उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? जैसे गुरु नानक द्वारा सिख धर्म की स्थापना, गुरु अंगद द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, गुरु रामदास द्वारा अमृतसर नगर की स्थापना, गुरु अर्जुन देव द्वारा आदि ग्रंथ का संकलन, गुरु अर्जुन देव द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गुरु अर्जुन देव को किस शासक के द्वारा मृत्युदंड दिया गया? तो याद रखिएगा, जहांगीर के द्वारा। ये अभी आप पढ़ चुके हैं। यहां पर एक नया फैक्ट याद रखिएगा कि गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसके समय में? औरंगजेब के समय में। क्लियर कट याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सिखों के वो कौन से गुरु थे जिन्होंने नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा उनकी हत्या कर दी गई? तो याद रखिएगा, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था या लक्षण देव था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा और कब किया गया? तो आपका सही जवाब क्या होगा? हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 में चिनकलीज खां, जिसको निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, उसने हैदराबाद की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा जो कि आमेर का शासक था, कौन था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सवाई जयसिंह। यानी 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जयसिंह था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जयसिंह ने किन जगहों पर आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाओं का निर्माण कराया था? तो याद रखिएगा, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा, इन 5 जगहों पर जयसिंह ने आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला बनवाई थी। अगला मराठा संबंधित प्रश्न है,
इसमें दिया है कि शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था, तो याद रखिएगा शिवाजी का जन्म सिवनेर दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब और उन्होंने उसके बाद कौन सी उपाधि धारण की थी, तो याद रखिएगा शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो 1674 ईस्वी में हुआ। उसके बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी, तो आपका जवाब क्या होगा, रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई, तो आपका जवाब होगा 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कहां पर कैद थे, तो याद रखिएगा शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर के जयपुर भवन में नजरबंद थे या कैद थे। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके राज्य प्रशासन के लिए एक केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था थी, तो अब आपका जवाब क्या होगा, शिवाजी के प्रशासन में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राजा राम जो कि 1689 से 1700 ईस्वी तक किसके प्रतिनिधि के तौर पर मराठों का नेतृत्व करता रहा, तो याद रखिएगा साहू के प्रतिनिधि के तौर पर राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक मराठों का नेतृत्व करता रहा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि 1720 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र किसको पेशवा नियुक्त किया था, तो याद रखिएगा बाजीराव प्रथम को। यानी 1720 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ के बड़े पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस काल में सरंजामी प्रथा को प्रारंभ किया गया और यह किससे संबंधित थी, तब आपका सही जवाब क्या होगा, मराठा काल में सरंजामी प्रथा को प्रारंभ किया गया। यह एक भू राजस्व प्रशासन से संबंधित व्यवस्था थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई कब और किसके बीच हुई, तब आपका सही जवाब क्या होगा, पानीपत की तृतीय लड़ाई 14 नवंबर 1761 को सदाशिव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच में हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इसमें आपको पानीपत का तृतीय लड़ाई का सन जो कि 14 जनवरी 1761, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तृतीय लड़ाई। दूसरा प्रश्न बनता है कि यह लड़ाई किसके बीच हुई, तो मराठा सेना और अफगान सेना के बीच में। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिव भाऊ कर रहे थे और अफगान सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहा था, और परिणाम क्या हुआ, मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मराठों के होलकर वंश की शासिका कौन थी, तो अहिल्याबाई। या यह भी पूछा जा सकता है कि अहिल्याबाई किसकी शासिका थी, तो आपका जवाब होगा मराठों के होलकर वंश की शासिका थी। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि होलकर वंश कहां पर काबिज था, तो याद रखिएगा होलकर वंश इंदौर पर काबिज। इस प्रकार आपका यहां पर मध्यकालीन इतिहास कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ आपने इसमें मराठा को भी कंप्लीट कर लिया। अगला पार्ट यहां पर आधुनिक भारत से संबंधित रहेगा। उसमें आप ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ आप ब्रिटिश राज की जो सामाजिक आर्थिक शासन व्यवस्था है उसको भी कंप्लीट करते हुए आप आधुनिक भारत के इतिहास को भी कंप्लीट कर लेंगे। पूर्व में आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है। जिन लोगों ने अभी तक पेट परीक्षा 2022 के लिए ये जो श्रृंखला चलाई जा रही है इसको अभी कंप्लीट नहीं किया है, वो प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट कर लें। इस सीरीज के साथ साथ आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल कंप्लीट कराया जा चुका है, घटनासार का करंट अफेयर्स कंप्लीट कराया जा चुका है। इसको आप इसके साथ साथ कंप्लीट करते रहें ताकि आपका परीक्षा से पहले आपके कई पोर्शन पहले ही कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको प्रॉपर रिवीजन का मौका मिल सके। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।